ये साल 2002 के आखिरी दिनों की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती थी। इसी गांव में अपने मामा मामी के घर कुछ दिनों के लिए रहने आया था रोहन। वो यहां ज्यादा आता जाता नहीं था, बस कॉलेज की छुट्टियों में कुछ दिन माहौल बदलने चला आया था। शाम का वक्त था। उसके मामा वर्मा जी आंगन में कुर्सी पर बैठे अखबार में डूबे हुए थे। घर में ज्यादा साजो सामान तो नहीं था, पर जो भी था सलीके से सजा हुआ था। तभी रसोई से मामी की आवाज आई। अरे रोहन, बेटा जरा सुनना। रोहन अपने कमरे से निकल कर आया। जी मामी। सोच रही थी आज रात खाने में कुछ खास बनाया जाए। कल नया साल जो है, पुलाव, मटर पनीर और खीर बना लेती हूँ। बस कुछ सामान कम पड़ गया है। बेटा, तू जाके शर्मा जी की दुकान से ले आएगा। हाँ हाँ मामी, बिल्कुल। अब बस सामान की पर्ची और पैसे दे दीजिए। मामी ने उसे पैसे और एक झोला थमाया। रोहन झोला लेकर घर से निकल पड़ा। दिसंबर की सर्द हवाएं चल रही थीं और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में कोहरा और भी घना लग रहा था। गांव की सड़कें ज्यादातर सुनसान थीं। अपने ही ख्यालों में गुम रोहन दुकान की तरफ बढ़ा जा रहा था कि अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे रखी एक चीज पर पड़ी। वो ठिठक गया। वहां एक थाली रखी थी। उसमें एक नींबू, कुछ मिर्चें, थोड़ा सिंदूर और एक इंसानी बाल पड़ा हुआ था। साथ में मिठाई के कुछ टुकड़े भी बिखरे थे। ये सब देखते ही रोहन समझ गया कि ये किसी ने टोना टोटका किया है। अजीब लोग हैं, आज के जमाने में भी इन सब चीजों पर यकीन करते हैं। वो उस थाली को घूर रहा था। तभी न जाने क्यों उसकी नजर सिंदूर की एक छोटी सी डिब्बी पर अटक गई। वो लगभग भरी हुई थी। एक अजीब सी उत्सुकता उसके मन में जागी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने झट से आगे बढ़कर वो सिंदूर की डिब्बी उठा ली और अपनी जेब में डाल ली। कौन सा किसी के काम की है अब ये सोचकर वो आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर में वो शर्मा जी की दुकान पर पहुंच गया। चाचा, मेरी मामी ने ये सामान मंगवाया है। शर्मा जी ने पर्ची लेकर सामान निकालना शुरू कर दिया। रोहन सामान लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। वो उस थाली और सिंदूर की डिब्बी वाली बात लगभग भूल चुका था। घर पहुंचकर उसने सामान मामी को दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। अरे, इसे क्या हुआ? बड़ा चुप चुप सा लग रहा है। थक गया होगा। आजकल के लड़के हैं ही अपनी धुन में रहने वाले। रात गहरी होती गई। खाने का समय हुआ। रोहन, आजा खाना खा ले, सब तैयार है। कमरे के अंदर से एक भारी और अजीब सी आवाज आई। मुझे नहीं खाना, मन नहीं है। मामी को लगा शायद बाहर से कुछ खाकर आया होगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। घड़ी की सुइयां घूमती रहीं और ठीक 12 बजते ही समय के पहिए ने नए साल में प्रवेश कर लिया। बाहर पूरी तरह शांति थी। अगली सुबह हुई। सूरज निकल आया था, पर रोहन अभी भी सो रहा था। रोहन बेटा, उठ, बहुत देर हो गई। कब तक सोता रहेगा? चल उठ के नहा ले। आज आलस करेगा तो पूरे साल आलस करेगा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आप ही कुछ कहिए इसे। सारी आदतें आपने ही बिगाड़ी हैं इसकी। ये भी कोई समय है सोने का? रुको, मैं अभी खबर लेता हूं इसकी। वो रोहन के कमरे की तरफ बढ़े और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उनके कदम वहीं जम गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में खौफ भर गया। वो बिना एक शब्द बोले चुपचाप पीछे हटे और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वो कांपते हुए अपनी पत्नी के पास आए। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं दरवाजा मत खोलना, किसी भी कीमत पर नहीं। पर हुआ क्या है? आप कुछ बता तो। मैंने कहा ना, सवाल मत पूछो। अभी जो बोला है वो करो। भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। ये कहकर वर्मा जी तेजी से घर से बाहर निकल गए। वो परेशान और बदहवास से गांव की गलियों में भागे जा रहे थे। गांव के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसी के पास एक छोटा सा घर था। वो उसी घर के अंदर गए
अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा कुछ सोच रहा था। लोग उसे भगत जी कहकर बुलाते थे। भगत जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ वर्मा, कोई मुसीबत आन पड़ी है? भगत जी, मेरा भांजा रोहन वो ठीक से बात नहीं कर रहा था। जब मैं उसके कमरे में गया तो मैं बहुत घबरा गया। मेरी मदद कीजिए भगत जी। मैं समझ गया, रुको, तुम बाहर इंतजार करो। भगत जी अपने कमरे में बैठ गए और कुछ मंत्र जाप करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बाहर जाके वर्मा जी से कहा, तुम्हारा बेटा एक प्रेत आत्मा के वश में है। उसने शायद अनजाने में उसे छेड़ा है, कैसे यह नहीं पता, पर इस आत्मा को किसी तांत्रिक ने अपने वश में किया है। हमें जल्द ही अनुष्ठान करके उसे रोहन के शरीर से बाहर निकालना होगा, वरना वो आत्मा तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, एक काम करो, आज रात को तुम उसे अपने साथ खंडहर के पास वाले मैदान में लेकर आओ। रात ढलते ही भगत जी के कहे अनुसार वर्मा जी और शर्मा जी मिलकर किसी तरह रोहन को उसी मैदान में ले गए। भगत जी आग के सामने बैठे हुए थे। उनके पहुंचते ही भगत ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज और आग की लपटें हवा में घूमने लगीं। कुछ ही देर में रोहन के शरीर से एक काला साया बाहर निकला और हवा में मंडराने लगा। कौन है तू और तूने इस बच्चे को क्यों जकड़ा है? साये से एक दर्द भरी आवाज आई, मुझे कैद किया गया है, इसे ले जाने का आदेश मिला था। बोला गया है एक जान लेकर आऊंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी। इसे छोड़ दे, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। नहीं, यह संभव नहीं है। भगत ने कुछ और शक्तिशाली मंत्र पढ़े और आग में कोई भस्म डाली। अचानक वो साया तेजी से चीखते हुए गायब हो गया। रोहन को होश आने लगा। भगत जी वर्मा जी की तरफ मुड़कर मुस्कुरा दिए। भगत जी क्या हुआ? वो चला गया? वो गया, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी बात थी। जैसे ही वर्मा जी और शर्मा जी रोहन को लेकर जाने के लिए मुड़े, भगत ने एक पल के लिए आग में झांका। आग की लपटों के अंदर उसे वही साया दिखा और उसे देखते ही भगत की आंखों में खौफ उतर आया। जैसे ही वो लोग जा रहे थे, एक और आवाज सिर्फ भगत के कानों में गूंजी, एक गहरी, ठंडी और खौफनाक आवाज। तू समझता है तूने मुझे मिटा दिया? मुझे अपने शब्द याद हैं भगत। एक जान की बात हुई थी और वो जान अभी भी बाकी है। भगत ने अपनी माला को और जोर से थाम लिया, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें गिरने लगी थीं। रोहन तो बच गया था, पर अब खुद भगत के चेहरे पर मौत के डर का साया मंडरा रहा था। श्मशान का अंधेरा उस रात और भी ज्यादा गहरा हो गया था। वर्मा जी रोहन को लेकर घर लौट आए। उनके चेहरे पर सुकून था, पर भगत जी के चेहरे पर एक अनजाना खौफ था जिसे कोई पढ़ नहीं सका। अपने घर लौटकर भगत जी ने दरवाजा बंद किया और जमीन पर धड़ाम से बैठ गए। उनका शरीर कांप रहा था। नहीं, ये वो नहीं हो सकता। इतने सालों बाद कैसे? उन्होंने उस साये को पहचान लिया था। वो किसी तांत्रिक की बनाई हुई शक्ति नहीं थी। वो एक आत्मा थी, एक जानी पहचानी आत्मा जिसे वो सालों से भूलने की कोशिश कर रहे थे। उसी रात जब वो लेटे हुए थे, कमरे में किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? एक मासूम लेकिन ठंडी आवाज उनके कानों में गूंजी। मुझे भूल गए भगत जी? भगत जी की आंखें खौफ से फट गईं। वो उठकर बैठ गए। कमरे के कोने में उन्हें एक बच्चे की परछाई दिखाई दी। चिराग? हाँ, मैं ही हूँ चिराग। सोचा था कि मुझे मार काली शक्तियों को बढ़ा लोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे भूल हो गई थी। भूल? तुम उसे भूल कहते हो? तुमने अपनी सिद्धि के लिए मेरी बलि चढ़ा दी और अब माफी मांगते हो? मैं यहाँ माफी देने नहीं, अपना हिसाब लेने आया हूँ। तो रोहन, वो सब? उस लड़के को तो बस मैंने इस्तेमाल किया भगत जी। वो तो एक जरिया था तुम तक पहुँचने का। मैं जानता था कि जैसे ही उस पर मुसीबत आएगी, लोग तुम्हारे पास ही आएंगे, और तुम आए। मेरे जाल में फंसने के लिए तुम खुद चलकर आए। भगत जी को अब पूरा खेल समझ में आया। वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बन चुके थे। उनकी अपनी करनी आज उनके सामने खड़ी थी। तैयार हो जाओ भगत, अगली अमावस्या की रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं जहां तुमने मेरा खेल खत्म किया था, वहीं तुम्हारा हिसाब शुरू होगा। परछाई गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज भगत जी के कानों में गूंजती रही। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था।
उन्हें अपने पाप का सामना करने जाना ही था।